नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही। जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि बिहार में कुछ खेल होने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी ये साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार को एनडीए में मन नहीं लग रहा है, कुछ दिन में वो इधर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको नीतीश कुमार का बयान सुनवाते हैं। पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, जेडीयू प्रवक्ता हुलेश मांझी जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, जैसा कि विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि कुछ खेल होने वाला है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं फिर से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल सभा, देखिए बात सिर्फ विपक्ष के इसी मुद्दे को लेकर नहीं कहेंगे। जब बिहार में चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था और चुनाव प्रचार के दौर में लगातार तेजस्वी यादव कहा करते थे और लगभग अपने सभी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 24 का रिजल्ट आने दीजिए, जो एक बात सबसे बड़ी पक्की है वो पक्की बात यह है कि जेडीयू समाप्त हो जाएगा। और ये बात लगातार वो कहते थे और लोग भी इस तरह जो परिस्थितियां बन रही थी उसमें लोग भी कहते थे कि 24 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या नतीजा क्या निकला है। एक बार फिर जिस तरीके से देश की राजनीति में बिहार केंद्र बन के उभरा है, उसी तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने फिर वही प्रासंगिकता अपनी दिखाई है कि किस तरीके से उनका जो वैल्यू है वो इस पर बढ़ा है, क्योंकि 12 सीटें जीते हैं और इस बार एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल के रूप में वो हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को देखेंगे तो केंद्र में जिसकी भी सरकार रही है, नीतीश कुमार की एक भूमिका रही है और नीतीश कुमार की भूमिका के बाद इस बार जब केंद्र में जब उनकी भूमिका हुई वो उन सबसे बिल्कुल अलग और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आज टीडीपी और नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर सारे लोग जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कई तरह के कयास लगा रहे हैं और इन कयासों को आज खुद नीतीश कुमार ने एक तरह से कहें तो हम विराम दे दिए हैं। उन्होंने विराम दिया, हालांकि इससे पहले उनके पार्टी के कई नेता, चाहे वो संजय झा हो, विजय चौधरी हो, लगातार वो बयान दे रहे थे कि इस बार एनडीए के साथ रहेंगे। और 25 के चेहरे को लेकर बात हुई थी कि बिहार में जो अगले साल चुनाव होने वाली है उसको लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की थी और बीजेपी ने कहीं से इनकार भी नहीं किया था। और कल तो बाजाप्ता मीडिया के सामने भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने यह कहा है कि 2025 में चेहरा जो रहेंगे वो नीतीश कुमार रहेंगे, उनके साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये बदली हुई परिस्थिति है और इस बदली हुई परिस्थिति में अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि समय कोई नहीं जानता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में ये कहना नहीं होगा कि हाल के दिनों में कोई परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि लगभग सारी मांगे हो गई हैं। सारी मांगे जो उनकी मांगे थी और जो पत्र दिया गया है उसमें किसी शर्त का जिक्र नहीं है, बिना शर्त समर्थन देने की बात है, चाहे वो टीडीपी के लेटर को हम बात करें या फिर जेडीयू की तरफ से जो लेटर दिया गया है उस लेटर की बात करें। तो अब सभी को इंतजार करना चाहिए शपथ ग्रहण का और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की बात भी जो थी वो भी बात सब हुई थी। और सबसे खास बात ये थी कि इस बार जो 2 तारीख को नीतीश कुमार जो गए थे दिल्ली, इन सारी चीजों को कि इस बार की मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये बात उसी समय शामिल हो गया था, सामने आ गया था कि जब वो अगली सरकार जो पीएम मोदी की बनने वाली है उसमें इस बार जेडीयू बाहर से नहीं बल्कि जेडीयू शामिल रहेगी। ये इस बात की भी मोहर लगी थी रिजल्ट आने के पहले ही।
और रिजल्ट आने के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली में ही हैं। जो जानकारी मिल रही है कि वो अब 9 के बाद ही पटना लौटेंगे। तो ये एक बड़ा माहौल है, और इस माहौल में जो है जो कयास लगाया जाता है, अब उस कयास का कोई भी फिलहाल कोई मतलब नहीं। आने वाले दिनों में देखा जाए कि फिर बाद में परिस्थितियां कितनी बदलती हैं। जी, चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं हुलेश जी की ओर। हुलेश जी, अगर बात करें जेडीयू की, तो आप लोगों का पूरा समर्थन एनडीए को मिल गया है, तो क्या लगता है अब मांगे पूरी होगी जो बिहार के लिए था? जैसे कि नीतीश कुमार ने भी कहा था कि सरकार बन गई तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो क्या बिहार के विकास के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? कुछ रोड मैप तो तैयार किया होगा। हुलेश जी म्यूट पे, आप अनम्यूट कर लीजिए। हुलेश जी माइक आपका म्यूट है, तो अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी, धन्यवाद शाहिद शेख जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप के सभी दर्शकों को भी, व्यूअर को भी, सभी लोगों को सबसे पहले तो कि पूरे देशवासी को, बिहार वासी को, सभी लोगों को बधाई कि एक बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार गठन होने जा रहा है, शपथ ग्रहण होने जा रहा है। इसकी शुभकामना और बधाई आप सबको। और आप जानते हैं कि हमारे नेता कभी भी अपने विचारों से विचलित नहीं होते हैं, चाहे वो पहले भी अगर हुए या गठबंधन तोड़े या आए गए, तो उनकी स्टैंड साफ होता है। ये जो रिजल्ट के जस्ट पश्चात, जैसे आपने कहा कि उनका अपना एक पहले से ही था कि हम सरकार में रहे न रहे, एनडीए का समर्थन जारी रहेगा। और आज उसी बात को आप देखे होंगे कि एनडीए संसदीय दल की जब बैठक हुई, जहां नेता चुने जाना था हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसमें उन्होंने खुल करके अपनी बातें रखा। और आप देखिए यथा स्थिति भी देखिए कि उन्होंने सब बातें रखा कि आखिर मैं इन्हें समर्थन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। देश हित में, राज्य हित में उन्होंने बात रखा कि बिहार के बहुत सारे काम जो पिछड़ा पड़ा है, पिछड़ा राज्य होने के नाते विशेष राज्य की मांग या पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग, ये उनकी अपनी जिज्ञासा है। बिहार के 13 करोड़ आवाम की अंदर की इच्छा है, अंदर का उनके एक एक बिहार वासियों के विकास में उनका अपना वो रहता है। वो बिहार वासियों के विकास को ही विकास मानते हैं, ताकि देश में या राष्ट्र के विकास में योगदान दे। उनका यही था कि आप जो है ये सब कम्मा तो हो ही जाएगा, और आप इतना अच्छा काम किए 10 वर्षों तक, फिर अगला 5 साल के लिए मैंडेट मिला है आपको। हम सब जो है इसको आगे लेकर जाएंगे, आगे सब लोग खुश रहेंगे। जो विपक्ष के लोग अभी जीत करके आए हैं, हल्ला मचा रहे हैं, वो आगे फिर भी एक बार फिर से साफ हो जाएंगे सब लोग। तो ये एक बड़ा बात, हाँ, एक बड़ा बात उन्होंने कही। ठीक है हुलेश जी, आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद जी का। जी जी जी, धन्यवाद जी। प्रमोद जी, जैसा कि कहा जा रहा था नीतीश कुमार के बारे में, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, उनका समर्थन एनडीए को मिला? देखिए सभा जी, जो मत परिणाम आए उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। इस बार का जो जनादेश आया है, जनादेश किस प्रकार का आया है? आप देखिए पूरे देश स्तर पर जो चुनाव हुए, तो हम लोगों ने जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता थे, शीर्ष नेतृत्व थे बिहार में, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो देश की जो ज्वलंत समस्याएं थी, उन तमाम समस्याओं को लेकर के ही हम जनता के बीच गए। चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, विशेष पैकेज देने की बात हो, बिहार में उद्योग धंधे लगाने की बात हो, बिहार से जो मेगा का पलायन हो रहा है, मेगा का, उसके लिए बिहार में जो प्रतिवर्ष जो है लोगों का रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जनता के बीच जाने का काम किया। और आप देखें कि किस प्रकार से ये लोग नारा लगा रहे थे, बिहार में 40 और देश में 400 पार। तो इन लोगों का नारा पर तो जनता ने जो है प्रतिकूल जवाब देने का काम किया। 2014 और 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी 283 और 303 सीटें जीतने का काम की। इस बार स्थिति क्या हुई ये भी समझने की जरूरत है।
और देखिए हम बिहार की ही अगर बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जनता दल को जो मत प्रतिशत मिला है पिछले 2019 के मुकाबले में इस बार 7.5% मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड हो या इनके सहयोगी जो भी दल हो उनके मत के प्रतिशत में गिरावट आया है। चाहे सीटों की ही बात कर लीजिए, इनके सीटों में का क्षरण हुआ है जबकि हमारे सीटों में इजाफा हुआ है। ये समझने की बात है। अब सरकार इनकी बन रही है तो हम तो यही चाहेंगे ना कि जन सरोकार के जिन मुद्दों को लेकर के हमने देश की जनता के बीच जाने का काम किया, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी मांगे थी, बिहार जो पिछड़ा राज्य है और बिहार ही क्यों, लेकिन प्रमोद जी सभा का सवाल ये नहीं था, सभा का सवाल ये था आपको वोट प्रतिशत ज्यादा मिला वो सही है, लेकिन इनका सवाल ये था कि आपके नेता लगातार अभी भी कह रहे थे 2 दिन पहले तक कि अभी आने वाले दिनों में देखिए तब्दीलियां होंगी, समय आने के बाद हम तब्दीली। तो अभी भी आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे आपके लिए? आपके नेता तो ये भी कहते थे, आपके नेता ये भी कहते थे कि 2024 के रिजल्ट के बाद जो है जेडीयू सबसे पहले समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, हमारे नेता के का जो बयान आप बता रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम भी तो वही बात को दोहरा रहे हैं ना कि हम देश के ज्वलंत मुद्दों के साथ खड़े हैं, जन सरोकार के मुद्दों के साथ खड़े हैं। सरकार अगर उनकी बन रही है तो बिहार को उसका जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो 30 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं केंद्र सरकार में, बिहार में जिस प्रकार से 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नियुक्तियां हुई, उसी प्रकार से केंद्र में जो 30 लाख जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उसकी बहाली यथाशीघ्र करवाई जाए, क्योंकि जो 25 करोड़ जो ओवर एज हो गए युवा, उसका जो है उसका जवाबदेही और जिम्मेवारी कौन लेगा? कम से कम जो नए वर्ग हैं जिनको अभी अवसर मिलेगा, जो रिक्त पद खाली हैं, तो उन तमाम पदों पर जो भर्ती की शुरुआत होनी चाहिए ना। हमारा तो यही मांग है। हम तो कह रहे हैं ना कि हम चाहते हैं कि जो भी बिहार का जो मुद्दा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है या विशेष पैकेज देने की बात है, कल कारखाने लगाने की बात हो, बिहार के विस्थापन को लेकर के जो तमाम समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को हमारी अगर सरकार बनती तो हम प्रमोद जी काम करते ना। आप लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो सवाल जानना चाह रही थी। खैर कमलेश जी ये बताइए कि अब तो आज तो एनडीए की जो बैठक थी वो बैठक हो गई है, सरकार बनने का दावा भी किया जा चुका है, 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो क्या लगता है कि अभी भी आप लोग की निगाहें हैं टीडीपी की तरफ, जेडीयू की तरफ? कमल जी म्यूट पे, आप अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं कि संसदीय दल के नेता चुने जाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। इसके आगे हम लोग जो भी जनादेश मिला है इस पे कहीं से अब कोई संशय नहीं रह गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है 3.0 बनाएंगे, लेकिन संभावनाओं का राजनीति में हमेशा से एक पैमाना रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग पहले भी वही चीज बोलते आ रहे थे और शपथ ग्रहण हो जाए या उसके बाद भी संभावनाओं का दौर चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी गठबंधन के पास आज के समय में पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल क्या होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी लेकिन कमलेश जी आप कैसे कर रहे हैं कि गठबंधन को नहीं है? प्री पोल अलायंस था, प्री पोल अलायंस को 272 के बजाय 293 आया, अब उनकी संख्या 303 पहुंच चुकी है। तो ये तो गठबंधन को तो मिल ही गया। हाँ, एक जो माइंडसेट हो गया था 2014 के बाद, भाई बीजेपी को 278 सीट खुद से आया था, उसके बाद इनको 303 सीटें आई थी, तो एक पार्टी को नहीं मिला, लेकिन गठबंधन को तो बहुमत है ही। प्रीति जी देखिए अभी संभावनाओं से इंकार नहीं कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए अमिताभ जी, अभी आज तो सारी बातें स्पष्ट हो गई जब संसदीय बोर्ड के नेता के रूप में, एनडीए के नेता के रूप में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनके इस प्रस्ताव का सभी ने अनुमोदन किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत एनडीए के जितने वहां पर नेतागण मौजूद थे, सभी ने
इसका समर्थन किया और सब वहां उपस्थित सभी जनसमूह ने, जो कि वहां पे निर्वाचित सांसद गण बैठे थे, सभी राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्री गण बैठे थे हमारे एनडीए के, सभी ने करतल ध्वनि से उसका समर्थन किया। तो अब ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो, उनका समर्थन किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। बल्कि नीतीश जी ने तो एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने अपनी बातों को रखा वहां पर कि हम तो चाहते हैं कि अभी के अभी शपथ ग्रहण हो जाए। तो इतने मनोभाव से, इतने मनोयोग से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन किया। और दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी के नेता, आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम की सराहना की, उसमें कोई संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है, कहीं से कोई किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं उठता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पूरा जो जनादेश है वो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए ने 293 सीटों पर विजय हासिल की है, जो कि स्पष्ट बहुमत हमें जो कि मिला है। तो इस स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को संसदीय दल के नेता के रूप में लोगों ने आज माना है, एनडीए के नेता के रूप में माना है, और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी माना है। तो मुझे लगता है अमिताभ जी कि कमलेश जी हो या फिर इनके नेता राजीव गांधी जी हो, अब इसमें वो कुछ भी संभावना तलाश रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बी पॉजिटिव लोग कहते हैं, हमेशा लोगों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, लेकिन जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं हो, अगर वो सोच रख के वो अगर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं या फिर कोई गलतफहमी पाल रहे हैं तो ठीक है, ये उनकी सोच हो सकती है। अभी स्पष्ट तौर पर इस बार पूरे देश में एक तरफ नारा था कि सभी विपक्षी किस तरह से एकजुट हो गए, और वो किस मुद्दे को लेकर एकजुट हो गए। उनका एक ही ध्येय था, भ्रष्टाचार का संरक्षण और नरेंद्र मोदी को हटाना। लेकिन वो लोग, सब लोगों ने मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के अकेले सीटों के भी इतना की बराबरी वो नहीं कर पाए। और कांग्रेस के युवराज जो हैं राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल कर भी, पूरे गठबंधन को अपने साथ समेट कर भी, वो जब इस आंकड़ों को तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो वो एक बार बीच में वो ईवीएम को गाली दे रहे थे, फिर वो चुनाव आयोग को की प्रक्रिया को गाली दे रहे थे, वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को गाली दे रहे थे, और सबसे अंत में जब परिणाम जिस दिन आने थे उस दिन तो डीएम को भी गाली देने लगे कि अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन किया है। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि ईवीएम जहां थी वही है, कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। और अगर लोकतांत्रिक जो मूल्य है हमारे भारतवर्ष की, जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, यह लोगों ने देखा। लेकिन ये जो भ्रमजाल जो फैलाने का काम किया राहुल जी ने, इंडिया अलायंस के नेताओं ने, कि संविधान खतरे में आ जाएगा, ईवीएम हैक हो रहा है, ये मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है कि आप अपने देश की प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह करें। ये बहुत गलत है। राजनीति के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि हमें अपने स्तंभ को हम दूसरों के सामने कम आंके, ये बहुत गलत परंपरा। लेकिन प्रीति जी ये बताइए कि ये जो 3.0 की जो सरकार रहेगी, जो तीसरी हैट्रिक सरकार रहेगी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी से है बयानबाजी से। कल त्यागी जी का बयान आया कि अग्निवीर योजना हो गई, सीए की बात हो गई, एनआरसी की बात हो गई, ये मुद्दे प्रभावित नहीं करेंगे? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं और एनडीए के सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने वाले हैं। और ये तो बहुत खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर सबको अपनी अपनी बातों को कहने की आजादी होती है। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में अपने सभी सहयोगी दलों को जितना सम्मान दिया है, इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जितने ढंग से, जितने आदर और सम्मान के साथ अपने सहयोगी दलों के नेताओं का सम्मान किया, वो अनुकरणीय है। तो अगर केसी त्यागी जी या फिर कोई और भी अन्य नेता अगर कोई बात इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं। वो सभी बातों पर गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। जहां कुछ गुंजाइश होगी कि अपने किसी योजनाओं को हम सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, तो वो हमारे नेता करेंगे। अब नीतीश जी चाहे बिहार की बात करें या फिर
चिराग जी बिहार की बात करें या अन्य हमारे पार्टी के नेता, कोई आंध्र प्रदेश, अपने अपने राज्य की या संपूर्ण देश की किसी भी ऐसी योजना जो चलाई जा रही है जिसपे कुछ संशोधन होकर और उपयोगी हो सकता है या कुछ बेहतर हम कर सकते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से विचार करेंगे। बिल्कुल। चलिए हुलेस मांझी जी, क्या लगता है ये तमाम मुद्दों पर पार्टी का आपका स्टैंड क्या रहेगा? चाहे वो अग्निवीर योजना हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, जो इस तरह के विवादित जो मुद्दे थे। जी 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 मैं बताना चाहूंगा अमिताभ जी कि जिस तरह से हमारे नेता ने इन बातों को पहले से ही साफ शब्दों में कहा, और हमारा गठबंधन एनडीए के बीजेपी के साथ कोई नया नहीं, 1996-95 से तो इतनी पुरानी साथ है। इसके बावजूद भी नेता नीतीश कुमार जी जो बिहार के जनभावना के हित में, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे उनके कोई और भी एनआरसी और सीए का मामला हो, उनका स्टैंड साफ रहता है। ये नहीं कि आधा तित्तिर आधा बटेर जैसा नहीं रहता है। वो साफ कहते हैं कि भाई हमारा, उनका तो अपना पूरा परिवार बिहार के साढ़े ये 13 करोड़ आवाम है, तो उसके हित के लिए जो भी बातें होगा, वो खुद हंसते हंसते उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि बिहार का जो बाकी सब मांग और काम सब है वो तो हो ही ना जाएगा। तो हंसते प्रधानमंत्री जी भी खूब हंसे कि नहीं, क्या कहीं नहीं होगा, सब हो जाएगा। तो इसीलिए उनका ये है, पूरा आश्वस्त है, विश्वस्त है, कहीं कोई इफ बट नहीं है एनडीए में, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरे सानद के साथ, पूरे मन दिल के साथ, देखिए ना कि उन्होंने सही बोला अभी प्रीति जी ने कि पूरे अपने हौसला और उमंग में उन्होंने कहा कि आज ही क्यों नहीं शपथ ग्रहण का डेट रख दिए कि हम लोग आज ही तुरंत काम शुरू हो जाता। उनका कहना है कि जल्दी से जो छूटा हुआ काम है, जो आपका जो रोड मैप है काम का, वो सबके सब जो अधूरा काम है, चाहे जो पेंडिंग वाला काम है, सब किया जाए और तेजी से किया जाए। और नीतीश बाबू तो काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने चुनौती दिया कि कमवा तो सब करता नहीं ना है, लोग जो है वोट को भरमाता है, बांटता है, तोड़ता है, दिग्भ्रमित करता है, भ्रमित करता है, लेकिन कमवा तो नीतीश बाबू करते हैं। बिहार में एक नमूना काम करते हैं कि देश में भी उसका एडोप्टेशन होता है, अनुपालन होता है, उपयोग होता है, और उसका ये लिया जाता है, एक नमूना के तौर पे उपयोग किया जाता है। तो ये कमवा तो कर दिखाते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बहुत जी यानी प्रमोद जी सब सवाल ले लेते हैं कि हुलेस मांझी जी कह रहे हैं कि विश्वस्त भी हैं, आश्वस्त भी हैं। देखिए, हुलेस मांझी जी के भी बात का जवाब देंगे, थोड़ा प्रीति शेखर जी भी कुछ बातें बोली हैं तो उनके भी बातों का हम जवाब दे देते हैं। इन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान देने का काम किया। तो पूरा देश जानता है कि घटक दलों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया। कैसे रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस प्रकार से जब अलग हो गए, मतलब उनके चाचा जी के साथ एक अलग ग्रुप बन गया, तो उनको कैसे चिराग पासवान जी को अलग कर दिया गया, और उसके बाद जो है उनको पशुपति पारस जी को केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह दिया गया। देखिए, जितने भी घटक दल के पार्टी थे एनडीए में, उन तमाम को खास करके देखिए जनता दल यूनाइटेड को मात्र एक मंत्री परिषद में जगह दिया जा रहा था। आज तो जगह इनको देना पड़ेगा ना, इसलिए देना पड़ेगा कि ये अपने बलबूते, उस समय इन लोगों के दिमाग में था, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में, कि जो 272 का आंकड़ा है वो तो हम अकेले पार कर चुके हैं, इसलिए वो तवज्जो नहीं दे रहे थे अपने सहयोगी दलों को। लेकिन अब तो देना पड़ेगा ना, ये तो देश की जनता का कमाल है ना। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर लाने का काम किया है कि उनको सहयोगी दल को तो देना पड़ेगा। और हुलेस जी जो बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कहिए न दिया है कि जैसे बिहार के तो सब कम्मा होबे न करेगा, तो सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न तो कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी नहीं कुछ कहा है कि हम अग्निवीर योजना जो है उसकी समीक्षा करेंगे, जनगणना जो है, जो जातीय जनगणना है वो करवाने का काम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे, विशेष पैकेज देने का काम करेंगे, या अन्य जो बातें हैं उसको कहने का काम करेंगे। तो आज तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समर्थन और समर्पण दोनों करने का काम किया है। अब कुछ दिन देख लीजिए ना कि बिहार को उसका वाजिब हक मिलता है कि नहीं मिलता है।
जब पिछले 10 वर्षों में बिहार को की हकमारी की गई, उसके हित की उपेक्षा की गई, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कितना जो है से जो एनडीए की सरकार अभी बन रही है, कितना बिहार के विकास के लिए काम करती है और देश के विकास के लिए कितना संकल्पित है। कैसे जो आज 83% देश का युवा जो बेरोजगार है और 45 वर्षों में जो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ी है, हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर आ गए, मानव विकास सूचकांक में 134वें नंबर पर आ गए हैं। इसी को बोलते हैं क्षेत्रोलॉजी जो शब्द होता है ना, वो इसी को बोलते हैं। अब जिन्होंने 60 वर्षों तक इस देश पर राज किया, आज वो 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन्होंने इस राज्य पर इतने लंबे समय तक राज किया, वो जाकर के 4 सीटों को पार नहीं कर पाते हैं, और आप कहते हैं कि जनता का हमने क्या कल्याण किया। अगर जनता तो ये तो आंकड़े सुनिए ना, आप लोग नहीं, ये आंकड़ों को समझने की बात है ना कि बिहार में कैसे बिहार की जनता ने आपको 24% से 20% पे लाने का काम किया, कैसे जदयू को 22% से 18% पे लाने का काम किया, और कैसे बिहार की जनता ने 15% से राष्ट्रीय जनता दल को 22.5% पे लाने का काम किया। ये समझने का काम करिए ना, कैसे आप लोगों का जो नारा था कि 400 पार जो है हम करेंगे, कैसे आपको जो है सिमट दिया गया। 303 सीटों से आपको 240 सीटों पे ला दिया गया। ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है ना प्रीति जी। इसको समझिए ना कि अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोगों ने अगर अच्छा काम किया था तो बिहार में आपको 39 सीटों से घट करके 30 सीट पर क्यों आ गए? देश स्तर पर आपकी सीटें क्यों बढ़ी? ये समझिए ना कि इस पर तो अयोध्या जैसे जगह पर आप दोनों सीट हार जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र, आप सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाख वोटों से जीतते हैं, वहाँ आप 1.5 लाख वोटों पर आ जाते हैं। ये समझने की जरूरत है कि देश की जनता आपके खिलाफ जा रही है। अरे ये संयोग है कि आंकड़ों में आप जो है सत्ता में आ गए, लेकिन जिस प्रकार से देश की जनता ने जनादेश देने का काम किया था, नैतिक स्तर पर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने की जरूरत है। जो बातें छूट गई हैं वो बातें अब आगे बढ़ेंगी। जो काम छूट गए हैं, अधूरे रह गए हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और उसमें सहयोगी बिहार भी होगी, और बिहार को भी केंद्र का सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लोगों ने अपने समय क्या किया था, ये जनता ने ये देखा है, और उसी का परिणाम है कि आप लोग सैकड़ा भी पार नहीं कर पाते हैं। बिहार में आप लोग दहाई के इकाई के अंक तक सीमित रह जाते हैं। अरे संख्याबल के आधार पर सुनिए ना, आपकी सीटें घटी, आपका मत प्रतिशत घटा, फिर भी ये इस तरह से आप लोग बोल रहे हैं। अरे आप लोगों को नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था, जब उनको समर्थन के देश प्रीति जी और प्रमोद जी, कमलेश जी से भी हम लोग ले लेते हैं। कमलेश जी बोधर से हैं। कमलेश जी, इस बार तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, 9 सीटों पे आप चुनाव लड़े थे, 3 सीटों पर जीते हैं, और कहा जा रहा है कि जब हाथ जो है आपका काफी मजबूत हुआ है बिहार में। तो क्या लगता है कि अभी जो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, जो सीटों को आपने जीता है, उसका रीजन क्या रहा? जीतने की जो बड़ी वजह है वो क्या रही है आपका? किशनगंज तो आप पहले से भी जैसे बाकी जो 2 सीटें आपने जीती। जी अमिताभ जी, बिल्कुल। एक्चुअली इसमें जो भी रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी का पूरा समर्थन और सहयोग रहा है। उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा और दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो कहीं ना कहीं देश पे ये छाप पड़ा कि ये जब इतना चले हैं, लगभग 4000 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की, तो उन्होंने जगह जगह जाकर डिफरेंट आदमियों से मिला और उनके अकॉर्डिंगली उनसे बात की, और उनके भावनाओं को समझते हुए हम लोगों ने उस पे अपना मैनिफेस्टो जो बनाया उसी के अकॉर्डिंगली बनाया। हम लोग का मैनिफेस्टो कम्प्लीटली भारत की भावनाओं को देखते हुए बनाया गया कि देश में अभी हम लोगों को इस ओर बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी कमजोर रह गए। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोगों को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ना ही उनको मिला। तो खैर उसे नहीं है बहस, लेकिन देश का जो मैंडेट था वो तो अभी मिला है, तो उसी में हम लोगों को अब आगे बढ़ना है कि क्या हम लोग अब कर सकते हैं आगे। जी अमिताभ जी।
जी फुलेश जी, अभी जो आपको फुलेश मांझी जी, जी 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 आवाज आ रही? जी आ रही है। तो अभी आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अब आप सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी आपको जगह मिलने जा रही है, लेकिन बिहार को लेकर जो प्लानिंग है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं ने जो माहौल बनाया था, उन्होंने कहा कि 17 महीने बनाम 17 साल का जो नारा दिया था, उससे निपटने के लिए जेडीयू का क्या आगे का क्या प्लान रहेगा? तो देखिए, हमारे नेता सब कुछ कह दिए थे बहुत शॉर्ट समय में। अगर थोड़ा सा भी हम लोग गौर करें आज के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के बातों को, तो उन्होंने कहा कि बिहार के ही नहीं, देश के जितने जो अहम काम हैं उसकी रोड मैप, चाहे वो ये जो विशेष राज्य का, चाहे कोई भी बात हो, वो मिल बैठ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बिहार और बिहार जैसे अन्य राज्यों का कल्याण होना है और भी हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो कहा कि अब देखिए कृषि रोड मैप, लोग कह रहे हैं इस मंत्री के लिए रोसे हैं, उस मंत्री, ऐसा कोई बात नहीं है। इन्होंने सशर्त समर्थन किया कि कौन मंत्री मिलेगा, क्या मिलेगा, वो प्रधानमंत्री तय करेंगे। इसलिए ये बड़ा कोई इफ बट का मसला है ही नहीं। अगर वो सरकार में शामिल भी नहीं होते तो बाहर से भी हमारे नेता बोलते कि नहीं, एनडीए की ही सरकार बननी चाहिए, यानी एनडीए के साथ है हमारे नेता, और बिहार के विकास, देश के विकास के साथ हैं। विकास कैसे हो, युवा युवतियों को नौकरी का कैसे हो, नीतीश बाबू ने जिस प्रकार 8 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम किए, चाहे वो बिहार में विभिन्न स्तरों पे बहालियां आप देखिए, चाहे बिहार का आप, हमारे यहाँ कृषि रोड मैप बना हुआ है, चाहे बिहार में देखिए हरित बिहार का जो दायरा था, वन का आच्छादन 7% था, वो बढ़ाकर कैसे वो धीरे धीरे 14 और 14 से आगे बढ़ा रहे हैं 16% के आसपास। तो एक एक चीज पर, चाहे बिहार में सड़क, रोड, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, सभी सुविधाओं में आप सब जानते हैं कि नेता नीतीश कुमार जी ने कैसे 2005 के पहले और 2005 का बाद बिहार, बदला हुआ बिहार, विकसित बिहार, सुशासित बिहार, अनुशासित बिहार, संकल्पित बिहार और बिहार जो है न्याय के साथ विकास करने वाला बिहार। देखिए आज क्या है कि पटना के सड़कों पर एक बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, टाइगर इज बैक, जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया और लिखा गया है कि टाइगर इज बैक। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं पटना के इनकम टैक्स सहित तमाम जो बड़े चौराहे हैं, वहां पे इस तरह के होर्डिंग दिख रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे जो एक आत्मविश्वास जो इस चुनाव के बाद लग रहा था कि नीतीश कुमार की जो बीमारी की हम बात करें, जिस तरीके से वो कमजोर दिख रहे थे, उसका कई तरीके के की बातें कही जा रही थी। खासकर जो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था और नीतीश कुमार जो साथ में दिखे थे, तो उनकी तस्वीरों को लेके काफी इसमें मजाक भी उड़ाया गया था कि क्या स्थिति बन गई है। लेकिन जी जी, वो बीमारी की तस्वीरें बिल्कुल अमिताभ सर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया और उन्होंने दिखाया, उसी के इलाकों में जाके वो कैंप करते हैं और वहां से जो चारों सीट है वो जीत के आती है। मधुबनी, झंझारपुर और दरभंगा की बात करें, वो सीटें जो है एनडीए के पास आती हैं। तो सबसे कम चुनाव प्रचार अगर किसी ने किया तो वो जेडीयू ने किया, लेकिन परफॉर्मेंस उनका सबसे बढ़िया रहा। 16 में से 12 सीटें उन्होंने जीती हैं और आज केंद्र की राजनीति में वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं। और जिस तरीके से अभी उनका जो भाषण था आपने सुना, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस बार जो कुछ गड़बड़ियां होती, इधर उधर से लोग जीत के आ गए, अगली बार वो भी नहीं आएंगे क्योंकि लोग काम नहीं किया। तो वो बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। और इस स्थिति में देखिए उन्होंने मैसेज दे दिया है, जो विपक्ष को एक मैसेज चाहिए था, जो लोग इस उम्मीद में पाले हुए थे कि नहीं नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। और इन तमाम बातों को लेकर, इसको लेकर ही बाद में जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये बातें थी और जब पूछा गया तो हमने चर्चा की बात कही है, इसमें कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, हम चर्चा की बात कर रहे हैं। और उस बात से चूंकि गठबंधन की सरकार बनी है, गठबंधन में रहेंगे तो वो चर्चा होती भी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इन बातों का नहीं है। अब रह गई बात की मंत्रिमंडल का, कल से जिस तरीके से 3 दिनों से चल रहा था कि 3 मंत्री लेंगे तो स्पीकर का पोस्ट लेंगे, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि उनके तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। जो बातें हुई हैं वो निश्चित रूप से जो बातें हुई होंगी वो बंद कमरे में होंगी, वो उनके बीच में हुई होंगी, लेकिन ऑफिशियली कोई शर्त की बात नहीं सामने आ रही है। उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया है और निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी। बिहार से
बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी जो हम कहें सबसे ज्यादा संख्या रहेगी जेडीयू की बिहार से मंत्रिमंडल के, और इसको माना जा रहा है कि वह बिहार को केंद्र में ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, मंत्रिमंडल में सदस्य ज्यादा रहेंगे, तो जो डबल इंजन की सरकार की बात है वो भी इस बार देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दरअसल अगर बात करें तो विपक्ष जो लगातार ये कह रहा था, अब कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि एनडीए ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। और जिस तरह से नीतीश कुमार का ये भाषण सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि इस बार जो गलतियां हो गई, जो कुछ इधर उधर से जीत गए, वो अगली बार भी नहीं होगा। और भी उन्होंने यही सारी चीजें कही है जो जिससे अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि बिहार में खेला होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।